हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की बुक दिल्ली पुलिस जीएस को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग भूगोल के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है आज उसको हम लोग करेंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, टीटीकाका झील से जुड़ी है। ऑप्शन है बोलिविया और पेरू, चिली और ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बोलिविया और पेरू। टीटीकाका झील किससे जुड़ी है? बोलिविया और पेरू से। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया के पठार पर स्थित है। यह झील पूर्व में बोलिविया एवं पश्चिम में पेरू की सीमा से सटी हुई है। टीटीकाका जो झील है वो पूर्व में बोलिविया से और पश्चिम में पेरू से सीमा से सटी हुई है। टीटीकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है अमेजन नदी, यांगत्से नदी, येनिसी नदी, नील नदी। तो इसका सही जवाब है यांगत्से नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगत्से नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अगर जल के आधार पर सबसे बड़ी नदी को देखें तो वो है अमेजन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे या मुरे नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? ऑप्शन है सांभर झील, डल झील, वुलर झील, चिल्का झील। तो इसका सही जवाब है ए और डी। ए सांभर झील और डी चिल्का झील। जो खारे पानी की झील है वो सांभर झील और चिल्का झील है। भारत की खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं चिल्का झील, सांभर झील, डिडवाना झील तथा पचपदरा झील। भारत की मीठे पानी की प्रमुख झीलें हैं उलर झील, डल झील, लोकटक झील, वेम्बनाड झील आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? ऑप्शन है त्रिभुजाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार, षटकोणी। इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में एक बड़ा क्षेत्र काले रंग के बोसाल्ट से ढका हुआ है, जिसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। यह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बीच स्थित है। उत्तर में यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कंडारा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ऑप्शन है माही, मंजीरा, साबरमती, तापी। तो इसका सही जवाब है माही। गुजरात का कंडारा बांध किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर। कंडारा बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर निर्मित है। और आगे कुछ नदी बांध और राज्य देखेंगे। मंजीरा नदी पर कौन कौन से बांध है? निजाम सागर बांध। और राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध है। साबरमती नदी पर धारोई बांध और कहाँ है? गुजरात में। ताप्ती नदी पर उकाई बांध और कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन है बेतवा, घाघरा, कावेरी, चंबल। तो इसका सही जवाब है घाघरा। घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में बहती है। गंगा नदी सबसे पहले गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है। गंगोत्री हिमनद में उनका नाम भागीरथी रहता है। इसके बाद वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, वहां उनका नाम गंगा पड़ जाता है और वहां गंगा के रूप में बहती है।
घाघरा नदी छपरा बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा बिहार में। गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट जाती है, एक धारा हुगली नदी के रूप में तथा दूसरी भागीरथी के रूप में अलग होती है। और जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में दो भाग में बट जाती है, एक भाग हुगली नदी बन जाता है और दूसरा भाग भागीरथी के रूप में अलग हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने के पश्चात इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। बांग्लादेश में जो गंगा बहती हैं उनको पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती हैं उसके बाद जब वो आगे बहती हैं उनको वहां पे मेघना के नाम से बुलाते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं वहां पे उनका नाम मेघना हो जाता है और मेघना के द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। यमुना, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी, सोन आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है हुगली, रंगीत नदी, मयूराक्षी, सुबनसिरी। तो इसका सही जवाब है रंगीत नदी। रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। रंगीत तीस्ता नदी की सहायक नदी है जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जो रंगीत नदी है वो तीस्ता नदी की सहायक नदी है जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। रंगीत जो है रंगीत नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर के निकट टोलमू झील सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? पाहुनरी ग्लेशियर के निकट टोलमू झील, जो कि टोलमू झील कहाँ है? सिक्किम में, वहां से तीस्ता नदी निकलती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को लेकर विवाद है। तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है जाम्बेजी, नाइजर, नील, कांगो। इसका सही जवाब है जाम्बेजी। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा शून्य अर्थात गरजने वाला धुआं कहा जाता है। गरजने वाला धुआं किसको कहा जाता है? विक्टोरिया जलप्रपात को। यह 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। जो जाम्बेजी नदी है वो अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी है और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है डेन्यूब, यूराल, ओल्गा, राइन। तो इसका सही जवाब है वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित हैं। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की। और रूस के 20 बड़े शहरों में से 11 शहर ऐसे हैं जो वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित हैं। इसकी लंबाई 3531 किलोमीटर है। वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है? 3531 किलोमीटर। यूरोप की वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब है। यूरोप की जो वोल्गा नदी है उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वाल्दे पहाड़ी से। और कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, नील, वोल्गा,
सिंधु। तो इसका सही जवाब है अमेजन। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। यह नदी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से निकलती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। कहाँ से निकलती है? ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है और यह संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर में मिलती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील नदी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी को कहाँ का वरदान कहते हैं? मिस्र की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? पहला कथन है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा कथन है, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है, दोनों कथन सही हैं। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। जो सस्य भूमि है वो एक मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और सस्य भूमि में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों में विविधता और खाद्य श्रृंखला कम होती है। खड़ी फसल के जैव भार या ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण संख्या पिरामिड कहलाता है। संख्या पिरामिड किसको कहते हैं? खड़ी फसल के जैव भार या ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण। और ये क्रमशः जैव भार पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड कहलाते हैं। सम्मिलित रूप से ये पारिस्थितिक पिरामिड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, लोटिक क्षेत्र, गहन क्षेत्र। इसका सही जवाब है गहन क्षेत्र। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? गहन क्षेत्र। गहन क्षेत्र लिम्नेटिक क्षेत्र के नीचे के तालाब के क्षेत्र को गहन क्षेत्र कहा जाता है जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं होता है। लिम्नेटिक क्षेत्र तालाब के खुले पानी को प्रकाश के प्रभावी प्रवेश के साथ संदर्भित करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु होती है। ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ए और बी, दोनों कथन सही हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। और भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात के गिर जंगल में है और बाघ का मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में है।
भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ और शेर दोनों हैं। भारत बंगाल टाइगर का घर है, जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उप प्रजाति है, और एशियाई शेर जो गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और यह एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। 20 दिसंबर 2018 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? गलत इसमें देखना है। पहला कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कभी जीवित नहीं होते हैं। दूसरा कथन है, जल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटन है। और तीसरा है, वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं। और चौथा है, वे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अजैविक जो है वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं। जैविक घटक, इनमें जीवित घटक जैसे पौधे और पशु शामिल है। जैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं? पौधे और पशु। अजैविक घटक, इनमें निर्जीव घटक जैसे मिट्टी, पानी, आश्रय आदि शामिल है। और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं? मिट्टी, पानी, आश्रय आदि शामिल हैं। जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जैविक घटक के उदाहरण हैं उत्पादक पौधे, उपभोक्ता पशु। अपघटक, मृत पदार्थों को विघटित करने वाले जीव। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति का उसको प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक वास, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक ताक। तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिकी ताक। किसी प्रजाति को उसको प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारक के अंतर संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक ताक कहते हैं। किसी प्रजाति को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषण के आदान प्रदान का क्रम है। इसमें विभिन्न स्तर होते हैं। पहला है उत्पादक, जिसमें पौधे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं। और अपघटन जो होते हैं उसमें डिकम्पोजर होते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जीवोम बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है एक जलीय वातावरण जहां केवल मछलियों का पालन किया जा सकता है। एक प्रतिबंधित क्षेत्र जहां केवल चुनी हुई प्रजातियों का पालन किया जा सकता है। अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र, रेगिस्तान का एक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र जीवोम बायोम को परिभाषित करता है। जीवोम वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक विस्तृत क्षेत्र है। स्थलीय बायोम में पृथ्वी पर वे सभी भूमि क्षेत्र शामिल हैं जहां जीव रहते हैं। स्थलीय बायोम में कौन कौन शामिल है? वे सभी जीव जो पृथ्वी पर सभी भूमि क्षेत्र पर रहते हैं। स्थलीय बायोम की विशिष्ट विशेषताएं मुख्य रूप से जलवायु द्वारा निर्धारित होती हैं। स्थलीय बायोम में टुंड्रा समशीतोष्ण वन और घास के मैदान
चौपरल, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय वन और घास के मैदान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है खनिजी भवन, सुपोषण, ओजोन रिक्तीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका सही जवाब है सुपोषण। सुपोषण वह स्थिति है जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है और मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवालों की मात्रा में वृद्धि होती है। सुपोषण की स्थिति में नदियों के मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवालों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस या हरित प्रभाव किसको कहते हैं? जब किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं तो उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिक तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल हैं? पहला ऑप्शन है वर्षा, घास, कीट और मेढक और दूसरा ऑप्शन है मृदा, खनिज पदार्थ, घास और फूल और तीसरा ऑप्शन है मृदा, घास, फूल और मधुमक्खियां और चौथा ऑप्शन है मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा, जो अजैविक तत्व में शामिल है। जैविक तत्व वे जीवित चीजें हैं जिनमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया आदि शामिल हैं। अजैविक तत्व वे गैर जीवित चीजें हैं जिनमें पानी, मिट्टी, हवा आदि शामिल हैं। जैविक चीज के अंतर्गत कौन है? पौधे, जानवर और बैक्टीरिया। और अजैविक तत्व के अंतर्गत कौन है? पानी, मिट्टी, हवा आदि शामिल है। जैविक तत्वों को पोषक पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक तत्वों में तापमान, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, आर्द्रता आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन है स्थिर, वृद्धिशील, चक्रीय, हासमान। तो इसका सही जवाब है हासमान। हमारे ग्रह की जैविक संपदा प्रवृत्ति कैसी है? हासमान। प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता को नष्ट करने में सहयोगी कारक जो मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। अधिक जनसंख्या, वनों का कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा संदूषण और ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन है। प्राकृतिक आवासों का विनाश और जैव विविधता को नष्ट करने में सहयोगी कारक कौन है? जो मानव की गतिविधियों से संबंधित है। अधिक जनसंख्या, वनों का कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा संदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम परितंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है तालाब, वन, झील, गार्डन। तो इसका सही जवाब है गार्डन। गार्डन को कृत्रिम परितंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तालाब, वन और झील प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि गार्डन एक कृत्रिम परितंत्र है। अन्य प्राकृतिक परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण नदी, जंगल, घास के मैदान, पहाड़ आदि हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी या परितंत्र के उदाहरण चिड़ियाघर, मछली घर, वनस्पति उद्यान आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में निर्वाह फसल का उदाहरण है? ऑप्शन है कपास, जूट, गन्ना, गेहूं।
तो इसका सही जवाब है गेहूं, जो उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं और गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश का मुख्य व्यावसायिक फसल कौन है? गेहूं और गन्ना। गेहूं राज्य के सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% कृषि भूमि में उत्पादित होता है। इसकी बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक तथा कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। गेहूं की बुआई कब होती है? नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक, और गेहूं की कटाई कब होती है? अप्रैल से मई तक की जाती है। और गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% गेहूं कृषि भूमि से उत्पादित होता है। अलसी, चना, सरसों, गेहूं और मटर रबी की फसलों का उदाहरण है। रबी की फसलों का उदाहरण कौन है? अलसी की फसल, चना का फसल, सरसों का फसल, गेहूं और मटर का फसल है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है तथा दूसरे स्थान पर भारत है। पूरे विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन, और दूसरे स्थान पे भारत है। कपास खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई नवंबर से फरवरी तक होती है। कपास कैसी फसल है? खरीफ की फसल है जिसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है और कटाई जो है वो नवंबर से फरवरी तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। ऑप्शन है कपास, बाजरा, चना, चावल। तो इसका सही जवाब है चना। उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन है? चना की फसल है। भारत में 3 फसल मौसमी है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है, अप्रैल और मई तक काटा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों हैं। खरीफ की जो फसल है वो देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इनकी कटाई कब होती है? सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। किसकी? खरीफ की फसल की। इस मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। ये किस फसल में उगती हैं? खरीफ की फसल में। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि आते हैं। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु जायद है। रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच की फसल कौन है? ऋतु जायद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन पहला है सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों का इस्तेमाल। दूसरा ऑप्शन है सिंचाई के लिए भूजल का इस्तेमाल। तीसरा ऑप्शन है अकार्बनिक खाद्य का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है जैविक खाद्य का प्रयोग। तो इसका सही जवाब है जैविक खाद्य का प्रयोग, जो हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद्यों के उपयोग को रासायनिक उर्वरकों और उच्च उपज वाली किस्म HYV के बीजों से बदल दिया। हरित क्रांति ने सिंचाई के लिए जल संसाधनों के उपयोग को तेज कर दिया, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ताजे भूजल के स्तर में कमी आई। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, जिन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है, जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया उनके मरने के उपरांत। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1960 के दशक में शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1960 के दशक में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, मेघालय, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में आज भी कृषि की प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। भारतीय राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी एक प्रथा है। मेघालय शब्द का अर्थ है बादलों का घर। मेघालय शब्द का अर्थ क्या है? बादलों का घर। और यहाँ आज भी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कि 200 साल पुरानी है, वो एक प्रथा है और इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। मेघालय में कौन सी पहाड़ी स्थित है? खासी गारो जयंतिया। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिन राम गांव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिन राम गांव है, वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पोडू, रोका, दीपा, वालरे। इसका सही जवाब है वालरे। राजस्थान राज्य में कर्तन और दहन की जो कृषि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? वालरे नाम से जाना जाता है। खेती की कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति को राजस्थान में वालरे के नाम से भी जाना जाता है। कुछ राज्य और उनके कृषि का स्थानीय नाम हम लोग देखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ की कृषि को झूम या झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, यहाँ की कृषि को डेप्पा, डाहिया या बेबर कहते हैं। उड़ीसा की कृषि को पामा डाबी या ब्रिंगा कहते हैं। और पश्चिम घाट का कृषि का स्थानीय नाम है कुमारी। झारखंड का कुरुआ, आंध्र प्रदेश का पोडू या पेंडा, मेघालय का बोगमा, मणिपुर का पामलू। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, यूएसए, इटली। तो इसका सही जवाब है यूएसए। जो 21-22 के वर्ष में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? यूएसए। जो भारत से जूट को अपने देश में आयात किया था। 21-22 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से फर्श कवरिंग सहित जूट निर्माण का प्रमुख आयातक था, जिसका मूल्य 118.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। जूट के वैश्विक उत्पादक में भारत की एक प्रमुख हिस्सेदारी है। यह विश्व के कुल जूट उत्पादक में लगभग 70% का योगदान देता है। जूट के उत्पादक में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 70% हिस्सेदारी है और यह पूरे विश्व के कुल जूट उत्पादन में लगभग 70% योगदान देता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। जूट के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। भारत में जूट की कृषि 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में केंद्रित है, जो कुल उत्पादन का 99% हिस्सा है। भारत में जूट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है? पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में लगभग 99% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, जो लगभग 71% की हिस्सेदारी रखता है। कॉफी उत्पादक में कौन सा राज्य सबसे बड़ा हिस्सा रखता है? कर्नाटक राज्य, जो 71% का हिस्सेदारी रखता है। कर्नाटक के
चिकमंगलूर, कोडागू और हासन जिले राज्य के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी बीन्स केरल के मालाबार क्षेत्र में उगाई जाती हैं। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फ्रजेंडा कहते हैं। कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहते हैं? फ्रजेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? ऑप्शन है जूट, चावल, गेहूं, कपास। तो इसका सही जवाब है जूट। जूट की फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट पौधों से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को सफेद जूट के पौधे, कोरकोरस कैप्सुलरिस की छाल से और कुछ हद तक टोसा जूट सी ओलिटोरियस से निकाला जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम तथा बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर। इसका सही जवाब है मणिपुर। झूम की खेती को पामलू के नाम से कहाँ जाना जाता है? मणिपुर में। झूम खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह एक आदिम कृषि पद्धति है। स्लैश और बर्न कृषि किसको कहा जाता है? झूम की खेती को। आगे कुछ राज्य और वहां की कृषि का स्थानीय नाम को देखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य झूम या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ देवपा डांडिया या बेगर। उड़ीसा राज्य का पामा डाबी या ब्रिंगा। पश्चिमी घाट को कुमारी। झारखंड का कुरुआ। राजस्थान का वात्रा या वाल्तरे। आंध्र प्रदेश का पोंडू या पेंडा। मेघालय का बोगमा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। ऑप्शन है कपास, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना। दूसरा है ऑप्शन चावल, कपास, बाजरा, तोरिया, सरसों। तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चना, तोरिया, सरसों, जौ। चौथा ऑप्शन है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो इसका सही जवाब है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, जो एक खरीफ फसल के नाम है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, कपास, बाजरा आदि खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल मई में काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की फसल है। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि जायद की फसलें हैं। और ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, तेलंगाना। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास के जो भी क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और ये क्लास आप लोग को कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।